बहुत पहले की बात है। एक गांव में गोविंद नाम का बूढ़ा आदमी अपने बेटे चंदन के साथ रहा करता था। गोविंद के घर के सामने ही उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान के भरोसे ही गोविंद और उसके बेटे का गुजारा होता था। गोविंद का बेटा वह दुकान चलाता था। एक दिन गोविंद से मिलने उसका दोस्त आता है। अरे भाई गोविंद, कैसे हो? बड़े सालों बाद तुमसे मिल रहा हूँ। सब कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है मोहन। तुम बताओ, तुम कैसे हो? और तुम्हारी तो 3 बेटियां हैं ना, वह कैसी है? अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी। हाँ गोविंद, शादी लायक हो गई है। और तुम्हारा भी तो एक बेटा है ना, वह भी तो शादी लायक हो गया होगा। क्या सोचा है? उसकी शादी कब कर रहे हो? हाँ मोहन, शादी लायक तो हो गया है, लेकिन मोहन, तुम तो जानते हो ना, बिना पैसे की शादी नहीं होती। अब शादी के बारे में सोचना है तो उसके लिए धन की भी आवश्यकता होगी, पर मेरे पास फिलहाल इतना धन नहीं है। जब आएगा तब मोहन की शादी के बारे में सोचूंगा। गोविंद, मुझे लगता है हर बात का एक वक्त होता है। अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो चुका है। अगर सही समय पर शादी कर दोगे तो अच्छा ही है। वैसे मेरे मन में एक बात थी, मैं वही बात करने यहाँ आया था। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मुझसे कैसा शर्माना। बेझिझक कहो, क्या कहना चाहते हो? गोविंद, मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हारे पास रिश्ता लेकर आया हूँ। क्या तुम अपने बेटे के लिए मेरी बड़ी बेटी माला को स्वीकार करोगे? यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल देना चाहते हो, लेकिन मोहन, सचमुच मेरे पास धन की बहुत कमी है। मैं अभी चंदन की शादी नहीं कर सकता। अरे गोविंद, कैसी बातें करते हो? तुम्हारी हालत मुझे पता है, पर मेरी भी तो हालत तुम्हारी तरह है। मैं कौन सा बहुत बड़ा धनवान हूँ, मेरी भी हालत कुछ ऐसे ही है। लेकिन गोविंद, तू मेरे बारे में भी तो सोचो। मेरी 3 बेटियां हैं और तीनों के तीनों शादी लायक हो गई है। अगर बड़ी बेटी को तुम स्वीकार कर लोगे तो मैं निश्चित हो जाऊंगा। फिर मुझे बड़ी बेटी की कोई चिंता नहीं होगी। फिर मैं अपनी दोनों बेटी के लिए रिश्ता देख सकूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं यह रिश्ता पक्का ही कर दे। और तुम चिंता क्यों करते हो? हम अभी शादी नहीं करेंगे, हम 1 साल बाद शादी करेंगे। तब तक तुम्हें भी वक्त मिल जाएगा और मुझे भी। और हाँ, 1 साल के बाद हम बहुत साधारण तरीके से शादी करेंगे, तो शादी में ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा। अब बोलो, तुम क्या कहते हो? मैंने तो अपने मन की सारी बातें तुम्हें बता दी, तो तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? हाँ मोहन, तुमने सही कहा। अगर अगर हम 1 साल बाद शादी करते हैं तो सब बहुत अच्छे से हो पाएगा। हमें वक्त भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं तैयार हूं। हम ठीक 1 साल बाद दोनों की शादी करवा देंगे। लेकिन गोविंद, तुम एक बार अपने बेटे चंदन से भी पूछ लेते कि वह क्या कहता है। मोहन, मेरा चंदन कभी मेरी बात को नहीं काटता। मैं जैसा कहूंगा वह वैसा ही करेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, उसे भी यह रिश्ता जरूर मंजूर होगा। तब तो हम आज से दोस्त ही नहीं समाधि बन चुके हैं। मुबारक हो। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर जब चंदन दुकान से घर आता है तब गोविंद उसे उसके रिश्ते की बात बताता है। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना बेटा? मैंने सही तो किया ना? आप कैसी बातें कर रहे हो पिताजी?
भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? और आप मेरे लिए जो करोगे वही मेरे लिए अच्छा होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए सब कुछ हो। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। गोविंद यह बातें सुन बहुत खुश हो जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। गोविंद के गांव में एक साहूकार होता है जिसकी नजर गोविंद की दुकान और उसके घर पर होती है। एक दिन वह गोविंद के पास आकर बोलता है, अरे गोविंद, कुछ सोचा है? आप किसके बारे में बात कर रहे हो लालचंद जी? अरे मैंने तुम्हें पिछली बार कहा था ना कि मुझे तुम्हारी दुकान और घर बेच दो, बदले में तुम्हें बहुत अच्छी रकम दूंगा। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे तैयार हो? लालचंद जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मैं अपना घर और दुकान किसी भी हालत में नहीं बेचूंगा। यह मेरे लिए सब कुछ है, मेरे जीने का सहारा है। मैं यही रहना चाहता हूँ। ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। यहाँ मेरी पत्नी की यादें हैं, मेरे चंदन की बचपन की यादें हैं। मैं यह जगह छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। सोच लो गोविंद, मैं तुम्हें इस जगह की दुगनी रकम दूंगा। फिर तुम उस रकम से अपना दूसरा मकान बना लेना, दूसरी जमीन खरीद लेना। लेकिन यह जमीन मुझे बेच दो, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। अरे तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं, मान जाओ। नहीं लालचंद जी, दुगनी क्या, चाहे आप इस जगह के लिए मुझे 4 गुनी रकम क्यों ना दो, फिर भी मैं यह जगह किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। ठीक है भाई, अगर फिर भी तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे बता देना। ऐसा कहकर लालचंद वहां से चला जाता है। महीने बीत जाते हैं। गोविंद की दुकान पर लोगों का आना कम हो जाता है। पिताजी, अब दुकान पहले जैसे नहीं चलती। पहले तो हमारा जैसे तैसे गुजारा हो जाता था, और जब हमें पैसों की जरूरत है तब दुकान तो पहले से भी कमजोर लगी है। हमारे को तो घर का भी गुजारा नहीं हो। पता तो हम शादी के लिए पैसे कहां से जमा करेंगे। ऐसा कैसे हो गया चंदन? आखिर हमारी दुकान पर लोगों का आना कम क्यों हो गया? पिताजी, हमारे गांव में पहले इतनी दुकान नहीं थी, इसलिए सब लोग हमारे यहाँ आया करते थे। लेकिन अब कई दुकानें खुल चुकी हैं, इसलिए लोग उन दुकानों पर जाने लगे हैं। और उन लोगों के पास पैसे हैं, इसलिए वह नई नई और ऊंचे दर्जे की चीज खरीद कर लाते हैं। हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि हम इतनी ऊंचे दर्जे की चीज खरीद कर ला सके। शायद इसीलिए लोग अब हमारे दुकान पर आना पसंद नहीं करते। हाँ चंदन, तुमने सही कहा। शायद इसी वजह से। लेकिन इन चंदन, अब शादी को ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बेटा। दोनों सोच में पड़ जाते हैं और देखते ही देखते समय बीतता चला जाता है। अब शादी को केवल 2 महीने ही बचे होते हैं। चंदन दुकान पर गया होता है, तभी गोविंद सोचता है, क्या करूं? देखते ही देखते यह 2 महीने भी बीत जाएंगे और दुकान से पैसे तो आने से रहे। बहुत दिन इंतजार कर लिया, लेकिन दुकान तो चलने से रही। मेरा एक ही बेटा है और मैंने मोहन से वादा किया है कि मैं उसकी बेटी से शादी करवाऊंगा। मुझे पैसों का इंतजाम करना होगा। एक काम करता हूँ, साहूकार के पास जाकर कुछ पैसे लेकर आता हूँ। शादी के बाद चंदन कुछ ना कुछ काम करके उसके पैसे चुका ही देगा। यही सोचकर गोविंद उसे साहूकार के पास जाता है और पैसे मांगता है। तभी साहूकार बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मेरे पैसे लौटा दोगे इस बात की क्या गारंटी है? बदले में तुम्हें मेरे पास कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना ही होगा।
एक काम करो, तुम अपनी दुकान के कागजात मेरे पास गिरवी रख दो, फिर मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं। नहीं नहीं लालचंद जी, मैं अपनी दुकान के कागजात नहीं दे सकता। अरे, मैं कौन सा तुम्हारी दुकान मांग रहा हूं, सिर्फ कागजात ही मांग रहा हूं। और वैसे भी दुकान तो तुम्हारे नाम पर है, तो मैं कौन सा उस पर अपना हक जमा रहा हूं। मैं तो सिर्फ भरोसे के लिए कागजात मांग रहा हूं। जब तक तुम अपना कर्ज नहीं लौटा देते तब तक कागजात मेरे पास रहेंगे। जैसे ही तुम्हारा कर्ज चुकता हो जाएगा, मैं तुम्हें वो कागजात लौटा दूंगा। ठीक है लालचंद जी। ये हुई ना बात। अब बताओ कितने पैसों की जरूरत है? मुझे 3,000 की जरूरत है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें लाकर कर देता हूं। रुकिए लालचंद जी, आप एक कम कीजिए। 3,000 में से मुझे 1,000 रुपए ही दीजिए और 2,000 आपके पास ही रखिए, क्योंकि मेरा शादी वाला घर है, चोरी होने का डर रहता है। आपके घर में पैसे सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल मुझे 1,000 रुपए दे दीजिए और फिर बाकी के 2,000 में बाद में ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं अपने खाते में लिख लेता हूं कि तुमने मुझसे 3,000 रुपए लिए हैं। फिर गोविंद 1,000 रुपये लेकर घर जाता है और उन पैसों को संभाल कर अलमारी में रख देता है और चंदन के लौटने का इंतजार करता है। थोड़ी ही देर बाद गोविंद के सीने में बहुत तेज दर्द होता है। वह बहुत तड़पता है, किसी को आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती और वह नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद चंदन घर लौटता है। अपने पिताजी को नीचे गिरा हुआ देख चंदन बहुत घबरा जाता है। उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गोविंद नहीं उठता। चंदन वेद को बुलाकर ले आता है तो वेद जी गोविंद को मृत घोषित करते हैं। नहीं वेद जी, यह नहीं हो सकता। मेरे पिताजी को तो कोई बीमारी भी नहीं थी। यह कैसे हो सकता है? अचानक उनकी मौत कैसे हो सकती है? मैं नहीं मान सकता। आप ठीक से देखिए। वेद जी उसे समझाते हैं और सांत्वना देते हैं। चंदन जोर जोर से रोने लगता है। फिर गोविंद का अंतिम संस्कार किया जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। चंदन पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। एक दिन चंदन को अलमारी में 1,000 रुपये दिखते हैं। चंदन सोच में पड़ जाता है। ये पैसे यहाँ कैसे आए? मुझे लगता है जरूर पिताजी ने रखे होंगे। हमारे पास तो पैसे नहीं थे। जरूर से पिताजी ने किसी से कर्ज लिया होगा, लेकिन किससे? एक काम करता हूं, ये पैसे जिससे भी लिए थे मैं उसे लौटा दूंगा, क्योंकि अब मेरी शादी करने का कोई इरादा नहीं। मैं शादी नहीं करूंगा। मेरे पिताजी मेरे लिए सब कुछ थे। मेरी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है। मेरे सर पर एक उनका ही तो हाथ था, एक उनका ही सहारा था। वह मुझे छोड़कर जा चुके हैं और ठीक 1 महीने बाद शादी की तारीख है। मेरे पिताजी को गए हुए कुछ दिन हुए हैं और मैं शादी करूं? बिल्कुल भी नहीं। मैं यह शादी नहीं करूंगा। मैं मोहन जी से माफी मांग लूंगा कि मैं यह शादी नहीं कर सकता। चंदन यह सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके घर लालचंद आता है और बोलता है, कैसे हो बेटा, ठीक तो हो ना? जी लालचंद जी, ठीक हूं, लेकिन पिताजी की बहुत याद आती है। उनके बिना यह घर बहुत सुना लगता है। बचपन से मैं पिताजी से कभी अलग नहीं रहा। माँ तो बचपन में ही गुजर चुकी थी, तो मेरे लिए मेरे पिताजी ही मेरी माँ भी थी, जो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। अब मेरा कोई नहीं रहा। मैं पूरी तरह से अनाथ हो चुका हूं। अपने आप को संभालो बेटा। अब होनी को कौन टाल सकता है? जिसको जब जाना होता है चला जाता है। इस दुनिया में कोई अमर नहीं है बेटा। सबको एक ना एक दिन जाना है।
वैसे बेटा, मैं तुमसे एक जरूरी बात कहने आया था। मुझे पता है कि यह समय ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा तुम इस बारे में नहीं जानते, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें एक बार बता दूं। जी लालचंद जी, जी बोलिए ना, क्या बात है? बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी के लिए मुझसे 5,000 रुपए लिए थे। तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे, तुम्हें ही वह कैसे चुकाने होंगे। मैंने सोचा एक बार तुम्हें बता दूं, क्योंकि मुझे लगा शायद तुम्हें पता ना हो, इसीलिए। तुम्हारे पिताजी ने इस बारे में तुमसे कहा तो होगा ना? ये आप क्या कह रहे हैं लालचंद जी? पिताजी ने तो इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ, मुझे अलमारी में 1,000 रुपए मिले थे। शायद वह आपके ही थे, लेकिन फिर बाकी के पैसे कहाँ गए? अगर मेरे पिताजी ने आपसे 5,000 रुपए लिए थे तो अलमारी में सिर्फ 1,000 रुपए है, क्यों है? और पिताजी ने इतनी बड़ी रकम क्यों ली? वह तो मैं नहीं जानता बेटा, लेकिन वह मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी शादी के लिए चाहिए। अब तुम कह रहे हो कि अलमारी में 1,000 रुपए थे। अब बाकी के पैसे वह तो तुम्हारे पिताजी ही जानते होंगे कि उन्होंने किसको दिया। शायद उन पर कोई और भी कर्ज रहा होगा, इसके लिए मांगे हो, या फिर उन्होंने शादी के लिए खर्च कर दिए हो। अब यह तो तुम ही जानो और तुम्हारे पिताजी ही जाने, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरे वह पैसे लौटा देना। चंदन यह सब सुन बहुत चिंता में पड़ जाता है और लालचंद से कहता है, जी लालचंद जी, मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। फिलहाल तो मेरे पास है 1,000 रुपए है। आप एक काम कीजिए, ये 1,000 रुपए ले लीजिए, बचे 4,000 मैं आपको काम करके लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, ये पैसे तुम अपनी शादी के लिए रखो। तुम्हारी तो अगले महीने में शादी है ना, ये मुझे अभी लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम शादी के बाद मुझे मेरे सारे पैसे लौटा देना। नहीं लालचंद जी, मैं अब शादी नहीं करना चाहता, तो मुझे इस 1,000 की भी कोई जरूरत नहीं है। आप यह ले लीजिए। अरे ऐसा मत करो बेटा, तुम्हारा फैसला गलत है। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। सोचो सोचो उस लड़की का क्या होगा। शादी को बस महीना बचा है। अगर तुम इसे शादी तोड़ोगे तो उसे लड़की की भी बहुत बदनामी होगी। और वैसे भी बेटा, तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से तय की थी। उनकी तो यह आखिरी इच्छा थी, तो तुम्हें शादी जरूर करनी चाहिए, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और तुम ही सोचो, अगर तुमने यह शादी तोड़ दी तो तुमसे और कौन शादी करेगा? और तुम्हारी उम्र भी तो हो चली है। एक बार उम्र चली गई तो शादी में बहुत मुश्किलें आएगी। तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा समझकर यह शादी कर लो। बेटा मेरी बात मान लो। वैसे भी अब तुम बहुत अकेले पड़ चुके, तुम्हें तुम्हारी जीवन साथी का सहारा मिल जाएगा। जी लालचंद जी, शायद आप सही कह रहे हैं। मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी कि उनके दोस्त की बेटी से मेरी शादी हो। मैं उनकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, नहीं तो पिताजी मुझसे नाराज हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कुछ ही दिनों में चंदन की शादी बड़े ही साधारण तरीके से मंदिर में मोहन की लड़की से हो जाती है। अब मोहन की लड़की माला चंदन के घर पर आ जाती है। माला स्वभाव की बहुत अच्छी होती है और चंदन का बहुत ख्याल रखती है। शादी को कहीं दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन लालचंद फिर घर आता है। अरे चंदन, तुमने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। मेरे पैसे कब लौट रहे हो? मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा? जी लालचंद जी, मैं समझ रहा हूं, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। मुझे नहीं लगता तुम जल्द ही मेरे पैसे लौटा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी दुकान तो चलने से रही। गांव में और भी दुकानें हो चुकी हैं, तो तुम किसके आधार पर मेरे पैसे लौटाओगे? इतनी बड़ी रकम तुम कहां से दोगे?
उससे अच्छा एक काम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। तुम अपनी दुकान और यह घर मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसके बहुत अच्छे रकम दूंगा। नहीं लालचंद जी, मैं यह घर और दुकान किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। यह मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मेरे पिताजी ने आपसे कितनी बार कहा है कि वह यह दुकान और घर नहीं बेचेंगे, फिर भी आप हमारी दुकान और घर के पीछे क्यों पड़े हो? मैं जानता हूं मेरे पिताजी ने आपसे पैसे लिए हैं, वह उनकी मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने आपसे पैसे लिए। इस बात का यह मतलब नहीं कि मैं उसके बदले आपके घर और मेरी दुकान दे दूं। मैंने आपसे कहा ना, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि इतनी बड़ी रकम जुटा पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। फिर भी तुम लौटा सकते हो तो तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। अगर मुझे 1 महीने बाद मेरी पहली किस्त नहीं मिली तो याद रखना, तुम्हारे दुकान के कागजात मेरे पास है। इसकी नौबत नहीं आएगी, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मैं बहुत मेहनत करूंगा और कुछ ना कुछ करके आपके पैसे लौटा ही दूंगा। लालचंद वहां से चला जाता है। सुनिए जी, हमारी दुकान तो इतने अच्छे से नहीं चल पाती, बस घर ही चल पाता है यार। वो तो मैं जैसे तैसे करके घर चलाती हूँ। यहाँ 1 रुपये तक नहीं बचता तो हजारों रुपए कहाँ से आएंगे और कैसे उनके पैसे चुकाएंगे? तुम चिंता मत करो, मुझे पता है दुकान के भरोसे मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा। मैं कल ही काम देखने निकल पड़ता हूं और मजदूरी करके पैसे इकट्ठा करता हूं, और जैसे ही पैसे इकट्ठा हो जाएंगे मैं किस्तों में उसे लालचंद के पैसे लौटा दूंगा। यही सोचकर चंदन दूसरे दिन काम की तलाश में निकल पड़ता है। वह बहुत जगह तलाश करता है, लेकिन काम नहीं बन पाता। वह एक जगह निराश होकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक सेठ आकर बोलता है, अरे सुनो, मुझे एक आदमी की जरूरत है, क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? ये शब्द सुन चंदन बहुत खुश हो जाता है और झट से बोल पड़ता है, हाँ सेठ जी, जरूर करूंगा। आप तो मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर आए हो। मैं काम की ही तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे कहीं काम ही नहीं मिल रहा था। बताइए ना सेठ जी, क्या काम है? मैं जरूर करूंगा। गोदाम में से बोरियां निकालनी है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें काम हूं समझाता हूं। चंदन उनके साथ उनके गोदाम में जाता है और दिन भर बोरियां उठाता है। चंदन को यह काम करने की आदत नहीं होती। वह पूरी तरह से थक जाता है, फिर भी वह काम करता रहता है और फिर काम हो जाने के बाद उस ससीह सेठ से अपनी मजदूरी के पैसे मांगता है। तो सेठ बोलता है, हाँ रुको, दे रहा हूं। मैं क्या कहीं भागा जा रहा हूं जो तुम्हें इतनी जल्दी हो रही है? मेरा बटवा कहां गया? अभी तो यही था, जरा हटो, मुझे मेरा बटवा देखने दो। उस सेठ को अपना बटवा कहीं दिखाई नहीं देता। वह जोर से चिल्लाता है, ए लड़के, मेरा बटवा कहां है? सेठ जी, मुझे क्या पता आपका बटवा कहाँ है। मैं तो अभी आपके पास आया हूं, वह तो आपको पता होगा। झूठ मत बोल, मेरा बटवा तूने ही चुराया है। तेरे आने से पहले यहां बटवा था, अब मेरा बटवा कैसे गायब हो सकता है? इसका मतलब तूने ही मेरा बटवा चुराया है। चोर कहीं के, तो तू चोरी करने के इधर इरादे से यहां आया था। ऐसा एहसान फरामोश, मैंने तुझे काम दिया और तू मेरे यहां चोरी करता है? चल निकाल मेरा बटवा। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? मैं कोई चोर नहीं हूं। मेरे ही पिताजी ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। मैं मेहनत की कमाता हूं
और मेहनत की खाता हूं। मेरे पास आपका कोई बटवा नहीं है। आप तो मुझे बस मेरी मजदूरी के पैसे दीजिए। वह तो दिख ही रहा है कि तेरे पिताजी ने तुझे कैसे संस्कार दिए हैं। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? और ऊपर से मजदूरी के पैसे मांग रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत! पहले तो तुम मेरा बटवा निकालो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने कहा ना, मेरे पास कोई बटवा नहीं है। अच्छा, तो ठीक है। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। चल सरपंच जी के पास। वह आदमी चंदन को सरपंच जी के पास लेकर जाता है। इस बात पर पंचायत बिठाई जाती है। सेठ बोलता है, सरपंच जी, मेरे बटुए में 10,000 रुपए थे। मैंने अपने मजदूरों की मजदूरी देने के लिए रखे थे। इस आदमी ने मेरा बटवा चुराया है। आप इसे कहिए कि मेरे पैसे मुझे लौटा दे। नहीं सरपंच जी, यह झूठ है। मैं वहां चोरी करने नहीं, मजदूरी करने गया था। इसने मेरे मजदूरी के पैसे तो नहीं दिए और ऊपर से मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है कि मैं इसके पैसे चुराए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। झूठा कहीं का! सरपंच जी, झूठ में नहीं यह बोल रहा है। अगर आपको झूठ लग रहा है तो मेरे पास इस बात का गवाह है कि मेरा बटवा इसी ने चुराया है। आप साहूकार लालचंद जी से पूछ लीजिए। तभी लालचंद बोलता है, जी सरपंच जी, सेठ श्यामरदास सच बोल रहा है। मैंने खुद चंदन को बटुए से पैसे गिनते हुए देखा है। बटवा चंदन के पास ही है। दरअसल सरपंच जी, चंदन ने मुझे भी 5,000 रुपए कर्ज ले रखा है, जो इसने अब तक नहीं चुकाया। मुझे लगता है शायद इसलिए उसने पैसे चुराए होंगे। अच्छा लालचंद, मुझे अब पूरी बात समझ आई। तो यह सब तुम्हारा किया धरा है। तुम जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो ताकि तुम्हें मेरी दुकान और घर मिल सके, है ना? तो यह तुम्हारी साजिश थी और यह सेठ भी तुमसे मिला हुआ है। तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया है। तुम अच्छी तरह से जानते हो लालचंद, मैंने कोई बटवा नहीं चुराया। सरपंच जी, आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। आप अपना फैसला सुनाइए। हमने दोनों पक्षों की सफाई सुन ली है। चंदन सेठ के पास गवाह है जिन्होंने तुझे पैसे गिनते हुए देखा है। तो तू झूठ बोलने की कोशिश भी मत कर। और जैसा कि लालचंद कह रहा है कि तुमने उससे भी कर्ज ले रखा है, हम तुम्हें 1 महीने का समय दे रहे हैं। तुम 1 महीने के अंदर कुछ भी करो, लेकिन लालचंद और सेठ श्यामरदास के सारे पैसे लौटाओ, वरना हमें कोई कठोर निर्णय लेना होगा। तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। यह पंचायत यहीं समाप्त होती है। चंदन बहुत चिंता में पड़ जाता है और निराश होकर घर चला जाता है। अब क्या होगा जी? पहले तो उस लालचंद के ही पैसे थे, अब तो चोरी का भी इल्जाम सर पर आ गया। ये हमारे साथ हो क्या रहा है? भगवान हमारी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? इतनी बड़ी रकम तो हम कभी नहीं जुटा पाएंगे। और यह सब उस लालचंद ने जानबूझकर किया है। उसने जानबूझकर उसे सेठ को आपके पास भेजा और आपको काम दिलाया ताकि वह आप पर चोरी का इल्जाम लगा सके, क्योंकि वह हमारा घर और दुकान हथियाना चाहता है। उसे लगा अगर वह इतनी बड़ी चोरी का इल्जाम लगाएगा तो हम इतनी बड़ी रकम कभी लौटा नहीं पाएंगे और उसे हमारा घर और दुकान मिल जाएगी। इसलिए उसने षड्यंत्र रचा। वह कितना नीच और गिरा हुआ आदमी है। भगवान उसे कभी खुश नहीं रखेगा। उसका सत्यानाश होगा। उसे हमारी बद्दुआ लगेगी। माला, मैं जानता हूं इस वक्त सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब एक रास्ता हमेशा खुला रहता है और वह है ईश्वर। और मुझे जो उस पर पूरा भरोसा है, वह मुझे जरूर कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। माला, झूठ की उम्र ज्यादा दिन नहीं होती। तुम देख लेना, जीत सच की ही होगी। मैं नहीं जानता कि कैसे और कब होगा,
लेकिन मुझे इतना जरूर भरोसा है कि मैंने कोई चोरी नहीं की। तो ईश्वर मेरा साथ जरूर देंगे, सत्य की जीत होगी। और उसी दिन लालचंद के गोदाम में बहुत बड़ी आग लग जाती है। उसका सारा अनाज जल रहा होता है। और तो और लालचंद का बेटा भी खेलते खेलते उस गोदाम में चला जाता है। लालचंद लोगों से मदद मांगता है। अरे कोई मदद करो, कोई पानी लाओ, कोई आग बुझाओ। मेरा बेटा, कोई तो बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। मेरा सारा अनाज भी जल जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कोई तो मदद करो। सारे गांव वाले बस तमाशा देखते रहते हैं। कोई उसकी मदद नहीं करता। किसी की अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। आग बढ़ती ही जाती है। चंदन और उसकी पत्नी भी शोर देखकर घर के बाहर आ जाते हैं। चंदन माला को कहता है, माला, मैं अभी जाकर आता हूँ। आप क्या कह रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। आप ऐसे से नीच आदमी की मदद करना चाहते हो जिसने हमारे साथ इतना बुरा किया। आप कहीं नहीं जाएंगे। ईश्वर ने उन्हें सजा दी है और वह भी उनके ही कर्मों की सजा है। उन्हें भी भुगतने दीजिए। नहीं माला, यह वक्त ऐसी बातें सोचने का नहीं है। भले ही उसने मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो, लेकिन इंसानियत के नाते मुझे उसकी मदद करनी होगी। उसे अपने कर्मों की सजा मिलेगी, वह ईश्वर देगा। लेकिन इंसानियत के नाते में उसके बच्चे को यूं जलता हुआ नहीं देख सकता। अगर मुझ में भी इंसानियत ना रही तो उनमें और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा। मुझे जाना होगा। और चंदन दौड़ पड़ता है और एक चादर लपेटकर भागते हुए आग के अंदर जाता है और लालचंद के बेटे को बाहर निकाल लाता है। सारे लोग यह देख दंग रह जाते हैं। लालचंद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह भी देखकर दंग रह जाता है और अपने बच्चों को जिंदा देख बहुत खुश हो जाता है। ना चाहते हुए भी लालचंद को चंदन का एहसान लेना पड़ा। इसके लिए उसे दुख होता है। वह चंदन से धन्यवाद तक नहीं कहता और चंदन वहां से चला जाता है। देखा आपने अपनी जान की परवाह किए बिना उस लालचंद के बेटे की जान बचाई, लेकिन उसे नीच आदमी ने आपको धन्यवाद तक नहीं कहा। माला, मैं उसके धन्यवाद के लिए उसे बेटे को बचाने नहीं गया था। मैं इंसानियत के नाते गया था। वह भले मेरा धन्यवाद करें या ना करें, लेकिन मेरे मन में इस बात का तो नहीं रहेगा कि मैं उसके बेटे की जान नहीं बचा पाया। मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता था। तुमने देखा नहीं, गांव में कोई भी आदमी आगे आने को तैयार नहीं था। अगर मैं ना जाता तो शायद उसे बेटे की जान चली जाती, और एक बेटे की जान मां बाप के लिए बहुत कीमती होती है। लालचंद और उसकी पत्नी जीते जी मर जाते। ये तो उनके कर्मों की सजा थी जो उन्हें मिल रही थी। मुझे नहीं लगता कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि वह इस लायक है ही नहीं। छोड़ो माला, ईश्वर सब देख रहा है। मैंने कहा ना, इंसाफ वह करेगा। उसके पास न्याय है, अन्याय नहीं। सब ईश्वर पर छोड़ दो। इधर लालचंद बैठकर सोचता है, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। गोदाम का सारा माल जलकर राख हो चुका है। मेरे पास तो आप कुछ भी नहीं बचा। वह तो अच्छा हुआ मेरे बेटे की जान बच गई, नहीं तो आज तो मैं अपने बेटे को भी खो देता। और मुझे मजबूरन ऐसे आदमी का एहसान लेना पड़ा जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसी घटिया सोच रखते हो। अरे उसे चंदन ने अपनी जान पर खेलकर हमारे बेटे की जान बचाई है, फिर भी आप उसके बारे में ऐसा सोच रहे हो। आपने तो उसका धन्यवाद तक नहीं किया। आज अगर वह चंदन ना होता तो हमारा बेटा भी ना होता। आज हम उसकी लाश पर रो रहे होते, फिर भी आपका दिल नहीं पिघला। आपने उसके साथ न जाने क्या क्या नहीं किया।
उसे कितने दुख और तकलीफें दी, फिर भी वह सारी बातें भूलकर हमारे बच्चे को बचाने दौड़ पड़ा, जबकि गांव में कोई भी उस आग के पास जाने के लिए भी तैयार नहीं था। अरे गांव वाले तो क्या आप खुद उस बच्चे के पिता होकर उसे बचा नहीं पाए? आपको शर्म आनी चाहिए। अगर यही बात चंदन के साथ होती तो आप ही बताइए कि आप उसके बच्चे को बचाने जाते? जहां तक मैं आपको जानती हूँ, बिल्कुल भी नहीं जाते, बल्कि दूर खड़े रहकर उसकी बर्बादी का तमाशा देखते और खुश होते। ईश्वर से डरिए। आज ईश्वर ने आपको आपके पापों की सजा दी है। वह तो शुक्र मनाइए कि उस चंदन की वजह से हमारा बेटा बच गया, नहीं तो ईश्वर आपको ऐसी सजा देता जो आप जिंदगी पर भूल नहीं पाते। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर लालचंद का सर शर्म से झुक जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन लालचंद के यहाँ सेठ शामरदास आता है और बोलता है, लालचंद, तुम्हारे गोदाम के लिए आधे पैसे मेरे दिए थे, मैं वह पैसे मांगने आया हूँ। मेरे पैसे मुझे वापस करो। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है मेरे गोदाम में आग लग चुकी है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं तुम्हें कहां से पैसे दूंगा? और तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो ना, तुम्हें तो मेरी तकलीफ समझ लेनी चाहिए। तुम मुझसे ऐसी हालत में पैसे कैसे मांग सकते हो? देख लालचंद, दोस्ती अपनी जगह और व्यापार अपनी जगह। मैं व्यापार में दोस्ती को नहीं लाना चाहता। मुझे अपने पैसों से मतलब है। दोस्ती के नाम पर तू बच नहीं सकता। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मीना, वो शामरदास मुझे धमकी देकर गया है और वो बहुत खतरनाक आदमी है। इतने दिनों तक मैं उसके साथ रहा, मैं उसे इतना तो जान ही चुका हूं कि वह पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें यह घर उसे बेचना ही होगा, क्योंकि इतनी बड़ी रकम मैं उसे नहीं दे पाऊंगा। ये आपकी की सजा है, जो आपके साथ साथ मुझे भी भुगतनी पड़ रही है। और रख लो दूसरों के जमीन पर नजर, इसलिए आपके साथ यह सब हो रहा है। आज आपको खुद के घर बेचने की नौबत आ गई है। हाँ मीना, मैं जानता हूँ, ये मेरे ही पापा की सजा जो मुझे भुगतनी ही होगी। लालचंद को मजबूरन अपना घर शामरदास को बेचना पड़ता है और खुद एक बड़े से घर से निकलकर छोटे से घर में रहने लगता है। लालचंद चंदन के घर जाकर उससे से माफी मांगते हुए कहता है, चंदन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुमसे झूठ बोला है। तुम्हारे पिताजी ने मुझे 5,000 नहीं बल्कि 1,000 ही लिए थे। शामरदास को मैंने ही कहा था कि तुम पर चोरी का इल्जाम लगाए। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें ऐसे मजबूर कर दूंगा तो तुम्हारा घर और तुम्हारी दुकान मुझे मिल जाएगी। शायद इसलिए आज मुझे यह सजा मिल रही है। मैं घुट घुट कर जी रहा हूं चंदन। एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया है, मेरे दिल पर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। मुझे माफ कर दो चंदन। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तुम्हें अपने किए की सजा मिल चुकी है। मैं कौन होता हूं तुम्हें माफ करने वाला? इंसाफ तो ईश्वर करता है। मुझे बस उन पर इतना यकीन था कि वह सत्य का ही साथ देंगे। झूठ की ना कभी जीत हुई थी और ना ही होगी। भले देर से ही सही, लेकिन सच की ही जीत होती है। तुम मेरे साथ चलो चंदन। मैंने सारे गांव वालों के सामने तुम्हें झूठा साबित किया था। पंचायत में भी मैं झूठी गवाही दी थी। अब मैं सबके सामने सच कहूंगा। मैं पंचायत में बताऊंगा कि तुम निर्दोष हो। तुमने कुछ नहीं किया था, सारी गलती मेरी थी। भले ही पंचायत मुझे कोई भी सजा क्यों ना सुनाए, मुझे मंजूर होगा। तुम चलो मेरे साथ।
लालचंद चंदन को जबरदस्ती अपने साथ सरपंच के पास लेकर जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। सरपंच यह सुन बहुत गुस्सा होते हैं। तुम्हें पंचायत में झूठी गवाही देने के बदले और चंदन से धोखाधड़ी करने के बदले सजा जरूर मिलेगी। नहीं सरपंच जी, मेरी आपसे विनती है, आप लालचंद को क्षमा कर दीजिए। इसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। मैं इसे कोई सजा नहीं देना चाहता। देखा लालचंद, तुमने चंदन के साथ कितना बुरा किया, फिर भी वह आज तुम्हारे बारे में सोच रहा है। आज सिर्फ चंदन की वजह से तुम सजा से बच रहे हो, वरना हम तुम्हें ऐसी सजा सुनाते जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते थे। यह बात सुन लालचंद का सर शर्म से झुक जाता है। लालचंद के बुरे दिन आ चुके थे। अब उसके घर में खाने पीने तक को अनाज न रहता। इधर चंदन की भी दुकान थोड़ी चलने लगी थी। दिन बीतते चले जाते हैं। चंदन के पास अब थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा होने लगते हैं, तो वह शहर से अच्छा सामान लाने लगता है और गांव में बेचता है। अब चंदन की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगते हैं। एक दिन चंदन लालचंद के घर आकर उसे खाने का सामान देते हुए बोलता है। लालचंद, मैं जानता हूं तुम्हारा परिवार भूखा है। मैं तुम्हारे लिए खाने का सामान लेकर आया हूं। यह सामान मेरे दुकान से लाया हूं। सोचा तुम्हारे कुछ काम आ जाए। यह देख लालचंद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लालचंद सब्जी का व्यापार करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगता है। अब वह घमंड और लालच छोड़ एक बहुत अच्छा आदमी बन जाता है।